आज की कहानी एक ऐसी अनसुनी और उलझी हुई दास्तां है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की मौत की नहीं, बल्कि ये कहानी है सत्ता की ताकत, पुलिस की जल्दबाजी और एक ऐसे सिस्टम की जिसके सामने सच्चाई ने घुटने टेक दिए। तो साल था 1999 और जगह थी बिहार की राजधानी पटना। एक ऐसी रात जब एक बड़े वीआईपी बंगले के गैरेज में एक बंद मारुति कार के अंदर दो लाशें मिलती हैं। जैसे ही इस केस की परतें खुलनी शुरू हुई तो तार सीधे सत्ता के सबसे रसूखदार गलियारों से जुड़ जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि जिस केस में चीख चीख कर सबूत हत्या की गवाही दे रहे थे, उसे पहले बिहार पुलिस और फिर इस देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने सुसाइड बताकर फाइलों में दफन कर दिया। आखिर 3 जुलाई 1999 की उस काली रात को हुआ क्या था? चलिए इसके पूरे रहस्य को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पटना के एक बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की से जिसका नाम था शिल्पी जैन। लगभग 22 से 23 साल की शिल्पी 1998 में मिस पटना रह चुकी थी। वो पटना के मशहूर रेडीमेड कपड़ों के शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। और दूसरी तरफ था करीब 28 साल का गौतम सिंह। गौतम के पिता डॉक्टर बीएन सिंह एक एनआरआई थे। वो विदेश यानी लंदन में रहते थे। गौतम पटना में अकेले रहता था और उसे राजनीति में खासी दिलचस्पी थी। इसी राजनीतिक शौक के चलते गौतम तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई और लालू यादव के साले साधु यादव के बेहद करीब आ गया था। शिल्पी और गौतम एक दूसरे को पसंद करते थे और रिलेशनशिप में भी थे। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन 2 जुलाई 1999 को सुबह एक ऐसा जाल बुना गया जिसने दोनों की जिंदगी छीन ली। उस दिन शिल्पी हमेशा की तरह रिक्शे में बैठकर अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट जा रही थी। रास्ते में उसे गौतम का एक दोस्त मिला। उसने शिल्पी को गाड़ी रोक कर कहा कि वो उसे इंस्टीट्यूट छोड़ देगा। चूँकि शिल्पी उस लड़के को गौतम की वजह से जानती थी और उस पर भरोसा करती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे उसकी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन वो लड़का शिल्पी को इंस्टीट्यूट ले जाने के बजाय पटना के बाहरी इलाके फुलवारी शरीफ में मौजूद वाल्मी गेस्ट हाउस ले गया। जब शिल्पी ने घबराकर पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो उस लड़के ने जवाब दिया कि गौतम भी यहीं अंदर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। गौतम का नाम सुनकर शिल्पी शांत हो गई और अंदर चली गई। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही गौतम सिंह को यह खबर मिली कि शिल्पी को वाल्मी गेस्ट हाउस ले जाया गया है, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और गौतम बदहवास होकर वाल्मी गेस्ट हाउस की तरफ भागा। क्यों? क्योंकि गौतम राजनीति से जुड़ा हुआ था और वो बहुत अच्छे से जानता था कि वाल्मी गेस्ट हाउस असल में अय्याशी का अड्डा है, जहाँ सफ़ेद पोशों के कई गलत और काले काम होते हैं। जब गौतम बदहवास हालत में कमरे के अंदर पहुंचा तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। कमरे के अंदर कई रसूखदार और बहशी लोग शिल्पी की अस्मत लूटने की कोशिश कर रहे थे। गौतम ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन दरिंदों से मुकाबला किया। शिल्पी और गौतम दोनों ने मिलकर उन जुल्म करने वालों का कड़ा विरोध किया, लेकिन सत्ता के नशे में चूर उस झुंड के सामने दो अकेले लोगों की एक नहीं चली। बताया जाता है कि उन दरिंदों ने पहले शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर अपने गुनाह को छुपाने के लिए शिल्पी और गौतम दोनों की गला दबाकर बेदर्दी से हत्या कर दी। उधर जब शाम तक शिल्पी घर नहीं लौटी तो उसके घर वाले परेशान हो गए। उन्होंने दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों को फ़ोन किया, लेकिन शिल्पी का कोई सुराग नहीं मिला। अगली रात तक भी पुलिस के हाथ खाली रहे। फिर आती है 3 जुलाई 1999 का दिन। रात के करीब 9 बज रहे थे। पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में आने वाले एक बड़े बंगले से पुलिस को सूचना मिलती है कि गैरेज के अंदर कुछ संदिग्ध हैं। जब पुलिस वहां पहुंची और गैरेज का दरवाज़ा खोलती है तो अंदर खड़ी एक मारुति कार में 2 लाशें मिलती हैं। ये लाशें और किसी की नहीं बल्कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह की थी। दोनों के बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। गौतम के शरीर के ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, जबकि शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी शर्ट थी और वो टी शर्ट भी गौतम की थी। जिस बंगले के परिसर में यह लाश मिली वह गौतम का ही घर बताया जा रहा था, जहां वो पिता के विदेश में रहने के कारण अकेला रहता था।
अब यहाँ से शुरू होता है इस केस का सबसे बड़ा और हैरान करने वाला खेल। एक आम नागरिक के तौर पर जरा सोचिए, जब भी कहीं कोई क्राइम होता है तो पुलिस का सबसे पहला नियम क्या होता है? क्राइम सीन को सील करना, ताकि फॉरेंसिक टीम वहाँ से फिंगरप्रिंट्स और सुराग जुटा सके। इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के घर में छोटी सी चोरी भी हो जाए तो पुलिस घर वालों को किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से मना करती है ताकि चोरों की उंगलियों के निशान ना मिट जाए। लेकिन इस हाई प्रोफाइल केस में बिहार पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने उस मारुति कार को टो करने या फॉरेंसिक जांच के लिए वहीं सील करने के बजाय खुद एक पुलिस कांस्टेबल को कार की ड्राइविंग सीट पर बिठाया और कार को ड्राइव कर कर थाने ले गई। नतीजा क्या हुआ? स्टीयरिंग व्हील, गियर और कार के अंदर मौजूद सभी असली अपराधियों के फिंगरप्रिंट्स हमेशा के लिए मिट गए। इतना ही नहीं, अभी ना तो कोई फॉरेंसिक जांच हुई थी और ना ही कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन पुलिस ने सुपरफास्ट स्पीड दिखाते हुए मीडिया में ऐलान कर दिया कि ये तो प्रेमी प्रेमिका का सुसाइड केस है। पुलिस की जल्दबाजी का आलम यह था कि रात के अंधेरे में ही दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराया गया और गौतम के परिवार के लंदन से आने का इंतजार किए बिना उनकी गैर मौजूदगी में जल्दबाजी में अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया। लेकिन पुलिस यह भूल गई थी कि सच को चाहे जितना भी दबाओ वो अपनी जगह बना ही लेता है। जब पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आई तो पुलिस के सुसाइड थ्योरी के सारे दावों की धज्जियां उड़ गईं। रिपोर्ट ने साफ गवाही दी कि शिल्पी जैन के साथ मरने से पहले बेहद दरिंदगी हुई थी। उसके कपड़ों पर मिले सीमेन के दाग किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि एक से ज़्यादा लोगों के थे, जो सीधे तौर पर गैंगरेप की पुष्टि कर रहे थे। इसके अलावा दोनों के शरीर पर खरोच के निशान थे और उन्हें जूतों से पीटे जाने के सबूत मिले थे। अब ज़रा खुद दिमाग लगाइए, अगर दो लोग अपनी मर्जी से आत्महत्या करेंगे तो उनके शरीर पर जूतों से पिटाई और गैंग रेप के सबूत कैसे मिलेंगे? रिपोर्ट बाहर आते ही पूरे बिहार में बवाल मच गया। अखबारों की सुर्खियां सरकार से सवाल पूछने लगी। इस वारदात के पीछे सीधे तौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का नाम उछाला जाने लगा। विपक्ष ने सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और विधानसभा से लेकर संसद तक इस हत्याकांड की गूंज सुनाई देने लगी। इस मामले में साधु यादव के साथ साथ 2 सांसदों और कुछ विधायकों के नाम भी चर्चा में आ गए। चौतरफा दबाव और जनता के गुस्से को देखते हुए घटना के 2 महीने बाद राज्य सरकार को मजबूरन इस केस की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी। लोगों में एक उम्मीद जगी कि अब शायद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी इस रहस्य से पर्दा उठाएगी और अपराधियों को सजा मिलेगी। सीबीआई ने जांच शुरू की और इसी दौरान एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री के शक्तिशाली भाई साधु यादव से डीएनए मैच करने के लिए ब्लड सैंपल की मांग की। सीबीआई शिल्पी के कपड़ों पर मिले सीमेन के डीएनए से साधु यादव के डीएनए का मिलान करना चाहती थी ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया और हमारा सिस्टम एक रसूखदार व्यक्ति से उसका ब्लड सैंपल तक नहीं ले सका। सीबीआई की यह जांच पूरे 4 साल चली। इस दौरान कई सांसदों से, नेताओं से पूछताछ का दिखावा हुआ, लेकिन 1 अगस्त 2003 को जब सीबीआई ने कोर्ट में अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश की तो पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया। सीबीआई ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में वही पुरानी बिहार पुलिस वाली कहानी दोहरा दी कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की है और इस केस को बंद कर दिया। सबसे हास्यास्पद और हैरान करने वाली बात ये थी कि शिल्पी के कपड़ों पर जो 1 से ज़्यादा लोगों के सीमेन के निशान मिले थे, सीबीआई की रिपोर्ट में उन्हें पसीना बता दिया गया। शिल्पी के पिता उज्जवल कुमार जैन और उसके भाई प्रशांत जैन ने इस झूठी रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। शिल्पी का भाई प्रशांत अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए लगातार आवाज़ उठाता रहा, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहा और केस को दोबारा खुलवाने के लिए भाग दौड़ करता रहा। लेकिन कहते हैं ना, जब सिस्टम और बाहुबल एक हो जाए तो आम आदमी की आवाज़ को कैसे कुचला जाता है, इसका दूसरा और सबसे खौफनाक उदाहरण हमें साल 2006 में देखने को मिला। एक दिन अचानक शिल्पी के भाई प्रशांत का अपहरण कर लिया गया।
लेकिन पुलिस ने अपहरण की बात को सच तो माना, लेकिन कुछ दिनों बाद प्रशांत अचानक रहस्यमय तरीके से घर लौट आया। वह जिंदा तो लौट आया, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। उसके मन में खौफ इस कदर बैठ गया था कि उस दिन के बाद से प्रशांत और उसके परिवार ने कभी इस केस को लेकर अपना मुंह नहीं खोला। पुलिस आज तक यह पता नहीं लगा सकी कि प्रशांत का अपहरण किसने किया था और क्यों किया था। आज 23 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन यह केस आज भी हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। इस केस की फाइलें भले ही सीबीआई के दफ्तरों में बंद हो चुकी हैं, लेकिन कुछ सवाल आज भी हवा में तैर रहे हैं। पहला सवाल, अगर ये सुसाइड था तो शरीर पर जूतों से पिटाई और खरोच के निशान कहाँ से आए? दूसरा सवाल, अगर कोई निर्दोष था तो उसने अपना डीएनए टेस्ट कराने से साफ इनकार क्यों कर दिया? और तीसरा सवाल, बंद गैरेज में कार के अंदर लाशें होने का सटीक सूचना पुलिस को किसने दी थी? और चौथा सवाल, साल 2006 में न्याय मांग रहे शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया और उसके बाद परिवार खामोश क्यों हो गया? शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत का असली सच क्या था? ये शायद कभी कानूनी रूप से साबित नहीं हो सके, लेकिन यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जब अपराध के पीछे सत्ता का हाथ हो तो इंसाफ की राह कितनी मुश्किल हो जाती है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कभी इस हाई प्रोफाइल केस का सच दुनिया के सामने आ पाएगा? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो का मकसद आपको समाज की सच्चाई से रूबरू कराना है और आपको सचेत करना है। हमेशा जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और अपने आसपास की घटनाओं पर नज़र रखिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक ऐसी ही नई और गहन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।